एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का मेरे साथ में। मेरा नाम है सुभद्रा माथनकर और बच्चों आज हम लोग इस पूरे चैप्टर का एक ही बारी में रिवीजन करने वाले हैं। और बता देती हूँ आपको बेटा, इस चैप्टर को आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, स्पेशली वाष्पीकरण और उसके प्रभावित करने वाले कारक और शीतलता पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन आते हैं, अवस्था बदलने पे प्रश्न आते हैं। तो ये आपको चैप्टर बहुत अच्छे से आना चाहिए और सबसे ज्यादा नंबर यहीं से मिलने वाले हैं। तो ये चैप्टर को शुरू करने के पहले बच्चों मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा चैनल क्लास डाउटनेट क्लास 9th हिंदी मीडियम चैनल है। इस चैनल पे आपको हर चीज मिलेगी जो आपको चाहिए। आपका सामाजिक विज्ञान हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे बच्चा आपका विज्ञान हो, चाहे गणित हो, हर विषय के बेटा आपको वीडियोस हमारे पास मिल जाएंगे। हमने आपके लिए वन शॉट क्वेश्चन प्रैक्टिस वो सब चीजें करवा दी है जो आपके पेपर में आते हैं और बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो मैं आपको अपना चैनल बता देती हूँ बेटा, ये हमारा चैनल है। तो डाउटनेट क्लास 9th हिंदी मीडियम आपको पहले इसको सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद में बेटा आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाओगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को क्या मिलने वाला है, यहाँ पर जितने भी वीडियोज है उनका लिंक मिल जाएगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे जैसे मान लीजिए साइंस की कंप्लीट लेक्चर्स, तो जैसे आप जाओगे तो आपको बेटा यहाँ पे ना पूरे विज्ञान के जितने भी चैप्टर्स हमने करवाए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मान लीजिए आप इंग्लिश के ऊपर जाते हो ना, इंग्लिश पे या मैथ्स पे जाते हो, तो मैथ्स की जितनी भी क्लासेस हुई है आपको ना इस प्रकार से यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बेटा। ठीक है, साथ में आपको बता देती हूँ कि जो मान लीजिए हमारे पास में अमित सर की मैं क्लास लगा रही हूँ एंड इसमें आप देख सकते हो छोटी सी चीज़ बेटा कि आप सभी के लिए ना होमवर्क प्रिपेयर किए जाते हैं। तो आप क्लास में जब रहोगे और आखिरी तक अगर आप रुकते हो तो आप सभी को ना एक होमवर्क दिया जाता है जो कि क्विज के फॉर्मेट में होता है। आपके पास 4 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और आपको क्या करना है, उसके उत्तर टिक मार्क करने हैं। तो ये जैसे मान लीजिए होमवर्क लिंक था, होमवर्क ओपन होगा यहाँ पर बेटा और आपको होमवर्क हल करना है। ठीक है, तो कहाँ मिलेगा होमवर्क लिंक? यहाँ पर नीचे, क्लास के नीचे आपको होमवर्क का लिंक मिलेगा। ठीक है, तो ये बच्चा आज की हमारी क्लास थी। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ आगे, शुरुआत करते चैप्टर के साथ में वापस से कि चैप्टर में क्या है, कैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, शुरू करें। आज का जो चैप्टर है बेटा ये हमारे आसपास पाए जाने वाले पदार्थों के बारे में है कि भाई पदार्थ कैसा होता है, ठीक है, ये किन से मिलकर बना हुआ है और तापमान का कैसे इस पे प्रभाव पड़ता है। ये छोटी छोटी चीजें हम पूरे चैप्टर में समझेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगी जो कि इस चैप्टर से पूछते हैं। तो भैया सबकी त्रैमासिक परीक्षा आ रही है और सबकी वार्षिक परीक्षा तक बेटा अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ ये अकेला वीडियो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम का हल है ना। चाहे समस्या कितनी भी बड़ी हो, ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बिल्कुल सही जगह पर पहुंचे हो, बढ़िया से समझेंगे, मजे में समझेंगे। तो शुरुआत करते बेटा सबसे पहले हमारे आसपास की वस्तुएं। तो एक ना काम करो, 4-5 वस्तुओं के नाम बोलो फटाफट से। तो पाचक वस्तु में लिख देती हूँ, जैसे मान लीजिए आपने लिखा कुर्सी, हवा, है ना, कुर्सी, हवा, पानी, ठीक है, पेड़ पौधा, ठीक है, इत्यादि, पेड़ पौधा, है ना। फिर आपके पास में 6वें नंबर पर आप कह सकते हो बेटा कौन सा, किताब, कॉपी, पेन, है ना, ETC। तो बेटा अगर आप इन सब के बारे में थोड़ा सा देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये सारी की सारी चीजें कहलाती है वस्तुएं। तो ये ना हमारे आसपास पाए जाने वाली वस्तुओं के कुछ मैंने बस नाम लिखे हुए हैं, वैसे तो बहुत सारी वस्तुएं पाई जाती है। तो भैया बात ये है कि इतनी सारी वस्तुएं पाई तो जाती है लेकिन ये है कैसी बनी हुई है। तो ये हमारे आसपास की वस्तुओं को बेटा हम क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। मैं आपको पहले समझा देती हूँ, हिंट बता देती हूँ कि इन सभी को हम क्या कहते हैं, इन सभी को कहा जाता है कि भैया आप क्या है, पदार्थ है। तो पदार्थ क्या होता है, तो बेटा पदार्थ की परिभाषा को कुछ इस प्रकार से कहा जाता है कि पदार्थ वे होते हैं जिनमें एक गुण होता है जगह घेरने का और इनमें ना बेटा द्रव्यमान होता है। 2 चीजें पदार्थ की आपको हमेशा ध्यान रखना है। पदार्थ वे होते हैं जो कि स्थान घेरने की क्षमता रखते हैं, यानी उनके पास में आयतन होता है, और पदार्थ वे होते हैं जिनका खुद का द्रव्यमान होता है। ये 2 चीजें समझ में आ गई। आयतन मतलब कि जगह घेरना। एक उदाहरण के साथ समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप एक भीड़ भड़क्का वाली बस में घुसे। सोचो बस ऐसी है जिसमें बहुत सारे लोग हैं और भीड़ 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 है
है ना। तो जब आप उस बस के अंदर जाओगे बेटा, तो आपको खड़े रहने के लिए कुछ जगह चाहिए होगी, तो आपको जो जगह चाहिए उतनी जगह अगर बस में नहीं है तो क्या आप रह पाओगे? क्या नहीं रह पाओगे, फिर आपको दूसरी बस पकड़नी पड़ेगी। मतलब आपने जगह घेरी ना, तो आप में जगह घेरने की क्षमता है और आपका भार होता है कि नहीं? तो बेटा ये क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। तो मतलब हम भी पदार्थ है, आप भी पदार्थ हो, कीटाणु पदार्थ है, जीवाणु पदार्थ है, पेड़ पदार्थ है, पौधा पदार्थ है, हवा पदार्थ है। तो वो हर चीज जो कि जगह घेरती है और जिनके पास में द्रव्यमान होता है वे सभी पदार्थ कहलाते हैं। अब बच्चों को द्रव्यमान और आयतन क्या होता है में बहुत कंफ्यूजन होता है बेटा। तो द्रव्यमान को आप समझ सकते हो, एक भौतिक गुणधर्म होता है। द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान एक ऐसा भौतिक गुणधर्म है बेटा जहां पर आप कह सकते हो कि बहुत सारा पदार्थ, तो पदार्थ की मात्रा, जैसे मान लो तुम्हारे पास में ये छोटा सा डब्बा है, इस डब्बे में बहुत सारा पदार्थ भरा पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हम कहेंगे भैया कि इसका द्रव्यमान कैसा है बेटा? इसका द्रव्यमान अधिक है। हम बोलते हैं भैया इसका द्रव्यमान अधिक है। वहीं पर मैं अगर आपको बोलूं कि एक मेरे पास में पदार्थ है ना, या ग्लास है जिसमें मैंने कम पदार्थ भरा हुआ है, तो इसकी तुलना में इसमें कम है, तो हम बोलेंगे इसका द्रव्यमान क्या होता है भैया? कम है। कैसे कम है? क्योंकि पदार्थ की मात्रा कम है, यहाँ पदार्थ ज्यादा भरा हुआ है। तो जहां ज्यादा पदार्थ होता है द्रव्यमान वहां पे ज्यादा होता है, जहां पे बेटा कम पदार्थ है वहां द्रव्यमान कम होता है। मतलब पदार्थ की कितनी मात्रा है वो आपके पास में द्रव्यमान कहलाता है। और वहीं पे आयतन क्या होता है बेटा? जगह घेरने की क्षमता को हम कहते हैं आयतन, कि कोई भी वस्तु कितनी जगह घेरती है। तो जगह घेरती है यानी कि जगह घेरने की क्षमता, क्या कहेंगे इसको हम लोग? जगह घेरने की क्षमता को ही हम कहते हैं हमारा आयतन, है ना। तो आयतन और द्रव्यमान दोनों चीज होगी तो ही वो पदार्थ कहलाता है। अब पदार्थ के कुछ भौतिक स्वरूप होते हैं, मतलब पदार्थ एक्चुअल में कैसा दिखाई पड़ता है। तो पदार्थ को बेटा सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि पदार्थ बहुत छोटे 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 कणों से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, तो बेटा रेत का कण होता है। तो रेत का कण कितना छोटा होता है ना, मैं एक उदाहरण दे रही हूँ आपको। तो रेत के जैसे बेटा अनगिनत हजारों करोड़ों, या फिर आप बोल सकते हो बेटा अनगिनत, आप तो अनगिनत ही बोलो, तो अनगिनत छोटे 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 छोटे, देखो दिख रहा सबको, अनगिनत छोटे छोटे कण होते हैं और वो आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं? पदार्थ बनाते हैं। तो पदार्थ किससे मिलकर बना हुआ है? बहुत ही सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ। पदार्थ किससे मिलकर बना हुआ है? पदार्थ कणों से मिलकर बना हुआ है। दूसरा, पदार्थ के कणों में रिक्त स्थान होता है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी बेटा। चाहे कोई भी वस्तु हो, कोई भी वस्तु मतलब कोई भी वस्तु, अगर मैंने आपको बोला भैया ये पदार्थ है ना, अगर मैंने आपको बोला कि ये वस्तु पदार्थ है, तो पदार्थ के जो कण होते हैं ना बेटा, सबको ये चीज ध्यान रखना है कि चाहे पदार्थ आपका कितना ही बड़ा हो, कितना ही छोटा हो, कैसा भी पदार्थ क्यों ना हो, कैसा भी पदार्थ आपका क्यों ना हो, आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी बेटा कि पदार्थ के लिए, है ना, ऑलवेज रिमेंबर, आपको हमेशा ये बात को समझना पड़ेगा कि जो हमारा पदार्थ होता है, इस पदार्थ के लिए जितने भी कण हैं उनके बीच में रिक्त स्थान मौजूद होता है। उदाहरण के लिए मैं आपके सामने बेटा एक ठोस वस्तु बना रही हूँ, मैं कोई वस्तु बना रही हूँ, तो जिसमें आप देख सकते हो बहुत सारे कण बनाए हैं मैंने, है ना, सबको दिखाई पड़ रहा है, मैंने बहुत सारे कण बनाए हैं, बहुत सारे कण हैं, छोटे छोटे कण हैं, दिख रहे सबको छोटे छोटे कण, है ना। अब ये कण इतने छोटे होते हैं ना कि आप इसको देख नहीं सकते, ठीक है। और दूसरी चीज, इनके मध्य में क्या पाया जाता है बेटा? बहुत सारा गैप होता है, रिक्त स्थान पाया जाता है, ठीक है। चलो, तो ये आपके क्या थे? पदार्थ और इनके बीच में पाए जाने वाले कण, ठीक है। तो आपको दिख रहा है, जैसे मान लो कि ये आपके पास में रखी हुई किताब है ना, ये मान लो बेटा आपकी किताब है ना। अब देखो किताब के बारे में बात करते हैं, तो किताब सबको दिख रही है, तो किताब के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कण हैं। किताब बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई है, लेकिन बेटा क्या वो आपको कण दिखाई पड़ रहे हैं? क्या नहीं पड़ रहे हैं? पर मैं बोल रही हूँ बेटा किताब बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है, बहुत छोटे छोटे, और ये छोटे छोटे कण के बीच में, अगर मैं किन्हीं की भी दो के बीच की बात करूं, तो किन्हीं भी दो कणों के बीच में क्या पाया जाता है? गैप है, रिक्त स्थान है ना।
तो आपके पदार्थ के कणों में क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना, पदार्थ के कणों में बेटा रिक्त स्थान पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पदार्थ के कणों में बेटा, ऑलवेज ध्यान रखिएगा, पदार्थ के कणों में रिक्त स्थान उपस्थित होता है। ठीक है, फिर अगला, फिर बच्चों पदार्थ के जो कण होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। बहुत छोटे मतलब अत्यंत सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म कि कोई ने बेटा आज तक उसको देखा ही नहीं, आप देख ही नहीं सकते, मतलब ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, है ना। पदार्थ के कण कैसे होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म, अत्यंत छोटे, और इनका आकार पता है कितना होता है, अत्यंत सूक्ष्म मतलब कि इनका जो साइज होता है बेटा, जो आकार होता है वो अत्यंत छोटा है, अत्यंत सूक्ष्म है। अत्यंत सूक्ष्म मतलब कितना, 1 मीटर, मान लीजिए आपके पास में 1 मीटर लंबी स्केल है ना, ये मान लीजिए 1 मीटर की लंबी स्केल है, तो इसके बेटा लगभग आप इतने टुकड़े कर दो, इतने टुकड़े कर दो कि ये टुकड़े लगभग इकाही दाही सैकड़ा, है ना, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और अरब, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बेटा आप अगर किसी भी 1 मीटर की स्केल के लगभग 1 अरब, कितने, 1 अरब टुकड़े कर दो ना बेटा, तो जो एक टुकड़ा है, 1 अरब टुकड़े करने पर जो तुमको 1 टुकड़ा मिलेगा, तो उस टुकड़े के बराबर बेटा एक हमारे पास में क्या होगा, पदार्थ का कण होगा। यानी कि ये बहुत छोटे होते हैं और इसे कहा जाता है कि 10 की घात ऋण 9 मीटर की कोटि, यानी कि 10 की घात ऋण 9 मतलब कि इसे बोलते हैं नैनो मीटर के आकार का हमारा क्या होता है, पदार्थ का कण होता है। ये इतना छोटा है और बेटा आज तक ऐसी कोई सूक्ष्मदर्शी नहीं बनी जिसने पदार्थ के कण को देखा होगा। ध्यान रखना, इस पदार्थ के कण को आज तक अकेला किसी भी वैज्ञानिक ने नहीं देखा और ना ही किसी सूक्ष्मदर्शी ने देखा है। इतने छोटे होते हैं, मतलब आज भी पदार्थ के कण को किसी ने नहीं देखा। सोच रहे हो कि कितना छोटा कण होता है ना। फिर अगला, पदार्थ के जो कण होते हैं निरंतर गतिशील होते हैं। अब निरंतर गतिशील का मतलब समझिएगा थोड़ा सा बेटा, है ना, कि आपके जो कण होते हैं वो अपनी ही जगह पे क्या कर रहे हैं, डिडिंग 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 ढिंचाक ढिंचाक डांस कर रहे हैं। मतलब क्या होता है कि अगर मान लो आपके पास में ना, मैं एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मान लो मैंने क्या करा, एक ग्लास लिया और ग्लास में भरा मैंने पानी। सब लोग देखना, ग्लास में क्या भरा बेटा, मैंने ग्लास में भरा पानी, ठीक है, मैंने पानी भर दिया और अब क्या करूंगी, इस पानी के अंदर मैं 1 चम्मच नमक मिलाऊंगी। मैं क्या करूंगी, 1 चम्मच नमक मिलाऊंगी, ठीक है। और मैं बोल रही हूँ बेटा पानी को हिलाना मत, आपने पानी भर दिया ना, उसमें बस नमक डाल के छोड़ दो। तो आप देखोगे कि समय के साथ में नमक पानी में घुल जाता है, अपने आप घुलता है ना, स्वतः मिल जाता है, स्वतः घुल जाता है। ऐसे कैसे हुआ है, नमक के पैर थे क्या, कि नमक के पैर थे कि वो पानी के अंदर ऐसे से घूम रहा था, नहीं। नमक के पंख थे क्या, पानी के अंदर अपने आप मिल गया, नहीं। तो नमक अपने आप कैसे घुल गया, क्योंकि नमक के कण भी पदार्थ है, पानी भी पदार्थ है, दोनों के कण कैसे बेटा, निरंतर गतिशील है। चूंकि ये निरंतर गतिशील है, इसीलिए जैसे बच्चों आप लोग पानी के अंदर कोई कलर मिला देते हो या फिर आप कोई चीनी को मिलाते हो, नमक को मिलाते हो, तो वो अपने आप स्वतः घुल जाते हैं। क्योंकि बच्चों हमारे कण क्या कर रहे हैं, हमारे कणों के बीच में क्या होता है बेटा, कण कैसे होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं। और निरंतर गतिशील है, इसी कारण से वो क्या हो गए हैं, स्वतः विसरित हो गए। इसको बोलते हैं स्वतः मिलना। स्वतः मिलना मतलब कि स्वतः विसरित, इस टर्म को बोलते हैं विसरण होना, है ना। स्वतः मिल जाना, स्वतः घुल जाना को हम बोलते हैं विसरण होना। इसके अलावा बेटा आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब हम इन कणों का तापमान, मान लो तुम्हारे पास ये पदार्थ है और पदार्थ के कण देखो पहले से क्या कर रहे हैं बेटा, गति कर रहे हैं, है ना। पदार्थ के कण क्या कर रहे हैं, पहले से गतिमान है। तो जो कण गति करते हैं उनमें गतिज ऊर्जा होती है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो अगर मान लो ये पहले से गतिमान है और आपने क्या कर दिया बेटा, ताप बढ़ा दिया। तो ताप बढ़ाया मतलब कि आपने गर्म कर दिया। तो गर्म करने पर क्या होगी, ये जो कण है और ज्यादा तेजी से गति करेंगे, यानी इनकी गतिज ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। गतिज ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। और जब गतिज ऊर्जा में वृद्धि हुई, समझना इस बात को, तो आपके कण जो होते हैं बेटा ताप बढ़ाने से और तेजी से गति करते हैं। उदाहरण के लिए जब आप लोग घर में ठंडा खाना, है ना, आप एक चीज समझना कि घर में जब ठंडा खाना रहता है
तो ठंडा खाना खुशबू देता है क्या? ठंडा खाना खुशबू नहीं देता है ना। ठंडा खाना खुशबू देता है क्या? खुशबू नहीं देता। यही होता है, ठंडा खाना खुशबू नहीं देता। लेकिन जैसे ही खाने को आप गर्म करते हो तो गरम गरम खाना जो होता है, गरम खाना या गरम खाने की खुशबू दूर दूर तक आती है। यही होता है, गरम खाने की जो खुशबू होती है वो दूर दूर तक फैल जाती है। ऐसा क्यों होता है ना? पड़ोसी के घर बढ़िया सा अगर मान लो बन रहा है पकवान, है ना, पड़ोसी के घर पे बन रहे है बढ़िया मसाले वाली सब्जी, है ना, आलू चना, है ना, तो एकदम सुगंध आती है। क्यों सुगंध आती है? क्योंकि कण थे बेटा, गर्म करने पर गतिशील हो गए। गतिशील कण जो है वो तेजी से फैल जाते हैं। इसीलिए बेटा गैसों के अंदर आपके पास में जो हवा है उसमें जो भी आपकी सब्जी थी, जो भी आप खाना बना रहे थे, गर्म करने के बाद क्या हुआ, वो अड़ोस पड़ोस में जाके फैल गया। क्यों? क्योंकि गर्म करने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है जिससे वो भागने लग जाते हैं। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मान लो कि आपको मैंने एक ऐसे बंद कमरे में रखा है बेटा जहां पर ना बहुत ज्यादा लोग हैं। सोचो एक आप इसमें पार्टिकल हो, आप कण हो, आप ही कण हो, और आपको एज ए कण मैंने क्या कर दिया है, एक बंद कमरे में रख दिया है और मैंने बोला भैया इसमें अब गर्मी बढ़ाओ। क्या बोला मैंने? गर्मी बढ़ाओ। तो जब इसकी गर्मी बढ़ाओगे तो क्या होगा? तुम भागोगे ना। जब गर्मी बढ़ेगी तुम्हारे कमरे के अंदर तो तुम्हें एकदम से क्या होगी कि भैया भागो, गर्म लग रहा है, तो तुम क्या करोगे? भागने लगोगे। तो तुम जैसे भागते हो वैसे ही कण भी भागेंगे, है ना। तो कणों में भी क्या होता है, गर्मी बढ़ाने पर यानी कि तापमान बढ़ाने पर वो भी बेटा गति करने लगते हैं, यानी उनकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। तो पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं यानी उनमें गतिज ऊर्जा होती है, और जब तापमान बढ़ा दिया जाता है तो कणों की गति बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ाने से कणों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। इसीलिए गर्म खाने की खुशबू दूर से ही आती है। गर्म खाने की खुशबू दूर तक फैल जाती है। ठीक है, ओके। अगला बच्चों, इसी को एक बहुत ही प्यारी सी परिभाषा आपको ध्यान रखना है। जब दो पदार्थों का आपस में स्वतः मिलना होता है बेटा, इसी को हम लोग विसरण कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं विसरण। मतलब आपके पास में जैसे हम लोगों ने नमक और चीनी को आपस में मिलाया, तो जब दो पदार्थों को आपस में मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग विसरण। और जब हम लोग गर्म करते हैं किसी चीज को तो विसरण तेज हो जाता है। मतलब आप ऐसे ही करो कि आपके पास में ठंडा पानी है ना, ठंडा पानी में आप लोग क्या करो बेटा, चीनी घोलो, ठीक है, और फिर क्या करना, गर्म पानी में फिर चीनी घोलना। आप मुझे बताना गर्म पानी में चीनी पहले घुलेगी या फिर ठंडे पानी में। आपको बताना है कि किस में सबसे पहले चीनी जो है वो घुल जाएगी। तो आपका जवाब होगा कि ठंडे पानी में चीनी लेट घुलती है, जबकि गर्म पानी में चीनी खटाखट तुरंत अपने आप घुल जाती है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे बेटा चीनी के कण भी गति कर रहे हैं, पानी के कण भी गति कर रहे हैं। गर्म पानी की गतिज ऊर्जा अधिक होती है, ठंडे पानी की कम होती है। गर्म पानी मतलब कि गतिज ऊर्जा कैसी होगी बेटा इसकी गतिज ऊर्जा कणों की कैसी है? अधिक है। जिसकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है उसमें चीनी तुरंत घुल जाएगी। ठंडे पानी की गतिज ऊर्जा कैसी होगी? कम होगी। भैया गतिज ऊर्जा कम है मतलब गति नहीं करेंगे, गति कम करेंगे, इसीलिए आराम से घुलेगा, यहाँ पे तेजी से घुल जाएगा, है ना। बहुत बढ़िया। अब बच्चों अगला टॉपिक जो है आपके पास में वो है पदार्थ का स्वरूप। सो बेसिकली पदार्थ कितने रूप में आपको मार्केट में मिलता है, या पदार्थ किस रूप कितने रूपों में पाया जाता है? तो पदार्थ की अवस्थाएं हम कहते हैं। पदार्थ की ये होती है भौतिक अवस्था। तो पदार्थ ना आपको बेटा मार्केट में वैसे तो 3 रूप में पाया जाता है, लेकिन आपको बता देती हूँ बेटा आधुनिक रूप से पदार्थ 5 रूपों में पाया जाता है। पहले होते हैं आपके पास में ठोस पदार्थ, दूसरे होते हैं द्रव, तीसरे होते हैं गैस, चौथे होते हैं प्लाज्मा, और 5वें होते हैं आपके पास में बीईसी। बेटा वैसे तो पदार्थ की 5 अवस्था होती है। कितनी अवस्था होती है? 5। लेकिन हमें कितनी पढ़नी है? हमें पढ़नी है ठोस, द्रव और गैस। हमें सिर्फ इन तीनों को ही पढ़ना है। किसको? ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ और गैस पदार्थ को। तैयार मेरे बच्चे? चलो, तो भौतिक रूप से पदार्थ को आप 3 रूप में पढ़ोगे, ठोस, द्रव और गैस अवस्था। मतलब पदार्थ हमको हमारी प्रकृति में 3 रूपों में मिलता है। ठोस रूप में मिलेगा, द्रव रूप में मिलेगा और
गैस रूप में मिलता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपके पास में ग्लास, सबने देखा है ना, तो ग्लास हो गया, लकड़ी हो गई, पत्थर हो गए, हीरे जवाहरात, ये सब चीजें कैसी है, ये बेटा कहलाते हैं ठोस, इन्हें कहा जाता है ठोस पदार्थ। ठीक है, फिर तुम्हारे पास में तुम्हारा तेल हो गया, पानी हो गया, पारा हो गया, है ना, खून है, तुम्हारा दूध है, ये सब क्या कहलाते हैं, इन्हें कहा जाता है द्रव पदार्थ। ये क्या होते हैं, सब बेटा द्रव कहलाते हैं। और फिर उदाहरण के लिए आपके पास में वाष्प हो गया, है ना, इसे हम बोलते हैं जल की वाष्प, जलवाष्प हो गया, है ना, धुआं हो गया, ये सब क्या है बेटा, ये सब कहलाते हैं आपके पास में गैस। इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है गैस, है ना। तो ये 3 पदार्थ हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको पढ़ाऊंगी ठोस पदार्थ क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले पदार्थ कौन से आपके पास में, ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था वाले जो पदार्थ होते हैं इनके गुण क्या है, फटाफट देखते हैं बेटा। तो ठोस अवस्था में जो पदार्थ होते हैं उनके गुण बहुत सिंपल से है कि ठोसों की आकृति कैसी होती है, निश्चित होती है। ठोसों की आकृति कैसी होती है, निश्चित। जैसे मैंने बेटा उदाहरण लिखे थे, पहला उदाहरण मैंने आपको बताया था, पहला उदाहरण जैसे कि लकड़ी। मुझे बताइए क्या लकड़ी की निश्चित सीमा होती है, क्या लकड़ी का आकार होता है, क्या लकड़ी का आकार होता है, यस होता है ना। लकड़ी क्या निश्चित जगह घेरती है, क्या निश्चित आयतन होता है, बिल्कुल होता है। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे पूछूं कुर्सी, है ना, जैसे मैंने आपसे पूछा बेटा ईटा, ईट इत्यादि, किताब, है ना, तो वो हर चीज जिसके पास में निश्चित आकार है और इनमें स्पष्ट सीमाएं होती है और स्थिर आयतन भी होता है, इन्हें हम ठोस कहते हैं। पर ध्यान रखिएगा बेटा, ये सारे क्या कहलाते हैं, ठोस कहलाते हैं। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि ठोसों की संपीड़ितता नगण्य होती है। अब ये संपीड़ितता क्या होता है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ बेटा, ये गुण बहुत जरूरी है जानना। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, संपीड़ितता। संपीड़ितता का मतलब होता है किसी पदार्थ को या किसी पदार्थ पर दाब आरोपित करने से या दबाव डालने से, है ना, दबाव डालने पर जब वह वस्तु सिकुड़ जाती है या उसके कण पास पास आ जाते हैं तो इस गुण को संपीड़ितता कहा जाता है। तो अगर मैं बेटा एक बात बताऊं, जैसे मान लो मैंने ना किसी किताब को दबाया, तो मुझे बताओ किताब को अगर मैं दबाऊंगी तो क्या किताब का जो आकार है वो बदल जाता है क्या, नहीं बदलता। क्या किताब के कण पास पास में आते, नहीं आते। तो ठोसों में ऐसा होता ही नहीं कि कण पास पास में आ जाए, ठीक है। तो ठोसों के कण में संपीड़ितता कैसी होती है, नगण्य होती है। और ये कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, दृढ़ होते हैं। ये कैसे है, कठोर है, दृढ़ होते हैं, ठीक है। चलो अब आपके पास में बेटा एक प्रश्न पूछा जाता है। तो जैसे मान लो कि आपके पास में रबर है, रबर देखा है सब लोगों ने। जैसे मान लीजिए मेरे पास में रबर है, तो रबर को मैं खींचूंगी तो ये अपनी आकृति बदल लेती है। इसी प्रकार से तो चीनी और जो नमक होता है, तो नमक को जिस डब्बे में डाला जाता है उसी के अनुसार वो अपना आकार बदलता है। मतलब शुगर की और मतलब चीनी की और नमक का आकार बदल रहा है। उसी प्रकार से जो हमारे घर में जो बर्तन मांजने वाला जो स्पॉन्ज होता है वो होता ठोस है लेकिन दबाने पर दब जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो बेटा इसका कारण ये होता है कि आपके पास में क्या इन्हें ठोस की श्रेणी में रखा जा सकता है, क्या ऐसे पदार्थों को हम ठोस बोल सकते हैं क्या। तो बेटा इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, यह ठोस है। परंतु ध्यान रखिएगा हमारे पास में इसकी निश्चित आकार होता है, ठीक है, इसका भी निश्चित आकार है। चीनी जो होती है वो कैसी होती है, चीनी एक प्रकार से बच्चों छोटे छोटे कणों का ग्रुप होती है, या हम कह सकते हैं बेटा चीनी जो होती है वो बेसिकली एक प्रकार से पाउडर है। तो पाउडर जो होता है पाउडर है या फिर हम कह सकते हैं ग्रुप है। तो ये ग्रुप ऑफ ठोस एटम, आप इसको बोल सकते हैं समूह है। ये क्या है बेटा, समूह है, छोटे छोटे कणुओं का समूह है।
तो समूह होने के कारण आप इसको एक प्रकार से ग्रुप में रख सकते हो। वहीं पर जब मैं स्पॉन्ज की बात करती हूँ बेटा, इसमें ना बहुत सारी जगह पे खाली हवा भरी होती है। क्या होता है इसमें, स्पॉन्ज के अंदर ना बेटा बहुत सारे गैप होते हैं, बहुत सारे रिक्त स्थान होते हैं, और इस रिक्त स्थान में क्या भर जाती है, इसमें भर जाती है हवा, और जब आप दबाते हो तो ये हवा बाहर निकल जाती है, इसीलिए इसको दबाने पर इसका आकार बदल जाता है। इसी प्रकार से रबर जो होती है बेटा, रबर के पास में क्या होता है, जब आप उसको खींचते हो तो जो ठोस के कण होते हैं ना, उनका आकर्षण बल टूट जाता है, वो बहुत फैल जाते हैं, और फिर जैसे ही आपने रबर को के ऊपर बाह्य बल हटा दिया, वो अपने आप क्या हो जाती है, अपनी पुरानी अवस्था में आ जाती है। तो ये सब सभी क्या है, ठोस कहलाते हैं। हाँ, हम इन्हें ठोस की श्रेणी में रख सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा, हाँ, हम इन्हें ठोस की श्रेणी में रख सकते हैं। अब बच्चों बात करते हैं द्रव अवस्था। तो द्रव अवस्था कैसी होती है भैया, तो द्रव अवस्था के लिए बेटा बहुत साधारण सी चीज होती है। तो द्रव क्या होता है, जैसे मान लो ठोस, ठोस कैसे होते हैं, तो ठोस के जो कण होते हैं बेटा बहुत पास पास में होते हैं, है ना। ठोसों के कण कैसे होते हैं, पास पास में होते हैं, रिक्त स्थान नहीं होता। लेकिन द्रवों के साथ में ऐसा नहीं होता। ठोसों के कण जो होते हैं बेटा, अगर मैं ये बात करती हूँ ठोसों के लिए, तो ठोसों के कण कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा पास पास में होते हैं, है ना। इनमें कैसा है बेटा, इनमें जो रिक्त स्थान होता है, रिक्त स्थान कैसा है, काफी कम होता है, रिक्त स्थान इनमें काफी कम होता है ना। ये कठोर होते हैं, इसी रीजन से कठोर होते हैं। कणों के मध्य में आकर्षण बल कैसा होता है, कणों में आकर्षण बल प्रबल होता है, कणों में आकर्षण बल प्रबल होता है कि नहीं होता है। इनके कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, कणों में आकर्षण बल जो होता है वो बहुत ज्यादा अधिक होता है। तो जो हमारे पास में ठोस है बेटा, ये तो ठोस की कहानी थी। लेकिन जो द्रव होते हैं, द्रव कैसे होते हैं, द्रवों के साथ में अलग कहानी है। द्रव के कण थोड़े दूर दूर होते हैं। द्रव के कण कैसे होते हैं, द्रव के कण थोड़े दूर दूर होते हैं। आप देख सकते हो ये ठोस पदार्थ है तो ये द्रव है। तो द्रवों के साथ में ऐसा होता है कि भैया पहली बात तो ये सभी को दिख रहा है, कणों के बीच में रिक्त स्थान कैसा है भैया, ज्यादा है क्या, बिल्कुल ज्यादा है। दूसरी चीज, क्या इनके बीच में अगर भैया रिक्त स्थान ज्यादा है तो भैया इनकी प्यार मोहब्बत भी कैसी होगी, खराब रहेगी। मतलब इनमें आकर्षण बल प्रबल होता है क्या, नहीं, इनमें आकर्षण बल कैसा होता है, कमजोर होता है। तो इनमें आकर्षण बल कैसा है बेटा, आकर्षण बल को हम कहते हैं, कणों के मध्य में लगने वाले आकर्षण बल को हम कहते हैं अंतराण्विक आकर्षण बल। इसे हम क्या कहते हैं, अंतराण्विक आकर्षण बल कहते हैं। तो आकर्षण बल कैसा होता है बेटा, इनका कमजोर होता है, मतलब टूटने से टूट जाएगा, टूटने से क्या हो जाएगा, टूट जाता है। ये दृढ़ होता है, कठोर है क्या, नहीं है। रिक्त स्थान ज्यादा होता है तो दबाव डालने पर क्या होगा, ये दब जाएंगे। ठीक है। तो द्रवों की बेटा जब अवस्था की बात करी जाती है तो द्रवों का आकार और आयतन कैसा होता है, अनिश्चित होता है। क्यों अनिश्चित है बेटा, अनिश्चितता का कारण क्या है, तो इसका कारण यह होता है कि चूंकि कण जो होते हैं, कणों के मध्य कमजोर आकर्षण बल के कारण आसानी से ये बंध टूट जाता है और यह आकार बदल लेते हैं, आकार को बदल लेते हैं, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इनका आकार और आयतन बेटा, आकार कैसा होता है, इनका आकार अनिश्चित होता है, लेकिन हम जानते हैं इनका आयतन फिक्स होता है। मतलब अगर आपने 1 लीटर का तेल लिया तो 1 लीटर का तेल कैसा रहेगा, 1 लीटर ही रहेगा, है ना। फिर चाहे तुम उसको डब्बे में भरो, चाहे तुम प्लास्टिक की बोतल में भर दो, या फिर तुम लोग कोको कोला की बोतल में भर दो, अगर 1 लीटर का तेल है तो भैया 1 लीटर का ही आयतन रहेगा। तो यहाँ पे आयतन फिक्स है, क्या फिक्स नहीं है, आकार फिक्स नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज, कणों के मध्य में रिक्त स्थान ज्यादा होता है, इसीलिए हम पानी में तैर सकते हैं, है ना। पानी में तैरा क्यों जा सकता है, क्योंकि आकर्षण बल कमजोर होता है भैया, इनका आकर्षण बल कमजोर होता है ना। आकर्षण बल कमजोर आकर्षण बल है, तो भैया कमजोर आकर्षण बल
मतलब आसानी से बंध टूट जाएंगे। ठीक है, तो कमजोर आकर्षण बल होता है। रिक्त स्थान कैसा है इनके कणों के बीच में? रिक्त स्थान अधिक है भैया, है ना। रिक्त स्थान कैसा है? ज्यादा है। रिक्त स्थान अधिक है, रिक्त स्थान ज्यादा है, तभी तो तैर पा रहे हो। वरना तुम बताओ मुझे, किसी दीवार के अंदर तैर पाते हो क्या? नहीं, दीवार में तैरना मुश्किल होता, दीवार में तो हाथ भी नहीं जाता। क्यों? क्योंकि कण बहुत पास पास में। वहीं पर किसी द्रव के अंदर आप आसानी से तैर सकते हो। क्यों बेटा? क्योंकि वहां पर कण जो होते हैं वो कैसे? दूर दूर है। तो पहली बात तो कण बहुत दूर दूर होते हैं, दूसरी बात आकर्षण बल कमजोर होता है, तो आप आसानी से उनको क्या कर सकते हो? कणों के बीच के आकर्षण बल को तोड़ सकते हो। दबाव डालने पर क्या होगा? तो दबाव डालने पर बेटा आपके पास में द्रवों में हल्का सा, मतलब बहुत कम संपीड़ितता होती है, पर कैसी होती है? बहुत कम संपीड़ितता होती है। ठीक है, फिर बात करते हैं द्रवों के गुण। तो बेटा सबसे पहली बात, ये तरल होते हैं, इनमें बहाव होता है। हर बहने वाली चीज को हम तरल कहते हैं। द्रव का कोई स्थिर आकार नहीं होता, ये बिल्कुल जिस बर्तन में डालोगे उस बर्तन के हो जाते हैं। आयतन निश्चित होता है और ये बहुत कम संपीड़ित होते हैं। अब बेटा इसी प्रकार से तीसरी अवस्था कौन सी होती है? गैसीय अवस्था। गैसों में क्या होता है बेटा? गैसों में बहाव होता है, क्योंकि जो चीज बहती है उन्हें, तो जिनमें बहाव का गुण होता है, हर बहने वाली चीज को आप तरल बोलते हो। ध्यान रखिएगा इस बात को, हर बहने वाली चीज को हम तरल कहते हैं। गैसों को, अब देखो गैसों के कण द्रवों की तुलना में बेटा कैसे होते हैं? बहुत अलग है। मतलब तुम्हारे पास में अगर तुम देखो गैसों को, तो गैसों को तुम जिस भी बलून में भरोगे उस आकार का हो जाता है। और तुम्हारे पास में जो भी गुब्बारा है, जिस भी कलर का गुब्बारा, जैसा आकार का गुब्बारा है, वैसा जो गैस है बेटा क्या करता है? आकार धारण कर लेता है। तो क्या इनका आकार है क्या? नहीं, इनका आकार ही नहीं होता। ठीक है, आकार नहीं है। दूसरी चीज, इनकी कोई सीमा है क्या? सीमा भी नहीं होगी। फिर निश्चित आकार नहीं है और ना ही निश्चित आयतन है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों ने भाप देखी होगी, हवा देखी है ना बेटा, तो हवा जो है वो किसका एग्जाम्पल है? हवा जो है उदाहरण है बेटा गैसीय अवस्था का। अब गैसों का आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है, जिसमें मैंने भी बताया बेटा, है ना। तो ये कैसा है? अनिश्चित आकार होता है। कैसा है? अनिश्चित आकार है। आयतन भी कैसा होता है? आयतन मतलब कि जितना बड़ा बलून फुलाना चाहते हो आप, उतना बड़ा बलून फुला सकते हो। तो क्या इसका आयतन फिक्स है? नहीं है। ये कितनी जगह घेरता है हमें नहीं पता, तो हम कहेंगे इसका आयतन भी कैसा है? अनिश्चित होता है। संपीड़ितता, ऑफ कोर्स भैया गैसों के जो कण होते हैं बेटा कैसे होते हैं? जैसे मान लो डब्बा है ना, तो गैसों के कण ना बहुत दूर दूर होते हैं, एकदम दूर दूर। तो आपके पास में रिक्त स्थान ना बहुत ज्यादा है, तो जब इस पर दबाव डाला जाता है बेटा, तो जब आप इस पर दबाव डालते हो तो आपने क्या कर दिया? एक पिस्टन लगाया यहाँ से दबाव डालने के लिए। तो गैस के कण जो है वो क्या होते हैं? पास पास में आ जाते। देखो पहले कैसे फैले हुए थे और अब कैसे हो गए? बिल्कुल पास पास में आ गए। तो द्रवों की तुलना में गैसों में संपीड़ितता ज्यादा होती है। आप देखो यहाँ पे गैस भरी हुई है ना, ये कोई हवा होगी, मान लो हवा के कण है, हवा के कण है, और हवा के कणों को बेटा आपने दबाव डाला तो ये इतनी सी जगह में आ गए। देख लो यहाँ पे इतनी सी जगह में आ गए, है ना। तो ये कहलाता है आपके गैसों में संपीड़ितता। ठीक है, तो ये हम लोगों ने गैसों के गुण पढ़े। अब बच्चों आपके पास में हमने देखा कि आपके पास में पदार्थ की अवस्था देखी है ना। तो हमने देखा पदार्थ जो है पानी 3 अवस्थाओं में दिखता है। ठोस रूप में अगर देखोगे तो आपको बर्फ के रूप में दिखाई पड़ता है। पानी को बेटा दूसरा रूप देखोगे तो द्रव के रूप में दिखाई पड़ता है। पानी का तीसरा रूप आपने देखा है वाष्प। मतलब हमने अगर किसी पदार्थ के बारे में पढ़ाई करनी है तो वह पानी, तो पानी बेटा ठोस, द्रव और गैस तीनों ही अवस्था में पाया जाता है। तो बेटा जब भी हम पदार्थ की अवस्था की बात करते हैं तो पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन के बारे में जरूर पढ़ेंगे। तो बच्चों पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन का असली मतलब क्या होता है, थोड़ा समझो इस बात को। तो जैसे मैंने आपको बताया बेटा कि पानी जो होता है उसको आपने तीनों अवस्था में देख रखा हुआ, देखा है ना सब लोगों ने। तो पानी हमें तीनों ही रूपों में दिखाई पड़ता है। पानी कभी कभी ठोस आपको दिखता है ना। तो ठोस अवस्था में हमने पानी को देखा है कि भैया पानी बर्फ होता है। द्रव अवस्था में हमने देखा भैया कि पानी कैसा होता है बेटा, ये पानी जल के रूप में प्रेजेंट होता है। और वहीं पे पानी को हमने गैस के रूप में भी देख रखा है। तो पानी तीनों ही अवस्था में पाया जाता है, जिसको हम कह सकते हैं बेटा कि पानी को 3 रूप से आप कैसे बदलोगे। तो हम अब समझेंगे पदार्थ की ठोस अवस्था से कैसे आप द्रव अवस्था में जा सकते हो, और द्रव अवस्था से आप पदार्थ की गैस अवस्था में कैसे जाओगे, गैस अवस्था से पुनः द्रव अवस्था में कैसे वापस आ सकते हो, और द्रव अवस्था से वापस ठोस अवस्था में कैसे आओगे। ठीक है, और यदि बेटा कोई ठोस अवस्था से गैस अवस्था में जाता है तो क्या।
तो इसे कहा जाता है पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन। मतलब हम ठोस पदार्थ को द्रव कैसे बनाएंगे, द्रव को गैस कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले समझते बेटा, अवस्था परिवर्तन में हम क्या करते हैं ना, जब भी मुझे किसी एक पदार्थ की दूसरी अवस्था बदलनी है, माना मुझे किसी ठोस अवस्था से क्या करना है, द्रव अवस्था में बदलना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, ऊष्मा देनी पड़ेगी। मतलब मुझे किसी पदार्थ को गर्म करना पड़ेगा। जब मैं गर्म करूंगी तो गर्म करने से क्या होगा, वो एक तापमान के पश्चात बेटा द्रव अवस्था में आ जाएगी। मैं इसको और गर्म करूंगी तो क्या हो जाएगा, वो गैसीय अवस्था में बदल जाएगी। यानी कि हम तापमान दे करके अवस्था बदल सकते हैं। तो बच्चों, आपको अवस्था परिवर्तन मैं सब कुछ पढ़ाऊंगी, लेकिन सबसे पहले आपको कुछ परिभाषा पता होना चाहिए। सबसे सबसे पहली परिभाषा है संगलन तथा गलनांक। मतलब क्या होता है, आप पिघलाते हो जब किसी चीज को, तो संगलन यह प्रक्रिया है जिसमें ठोस पदार्थ को आप क्या कर रहे हो बेटा, निश्चित तापमान पे किसी तरल अवस्था में बदल रहे हो। यानी कि हम बात कर रहे हैं किसकी, द्रव अवस्था की बात कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में ठोस पदार्थ के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और वे आणविक बंधनों से मुक्त होकर के द्रव अवस्था में आ जाते हैं। ठीक है, तो बेटा हुआ क्या, समझाती हूँ इस बात को। देखो सीधी सी बात है, आपके पास में जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है तो गर्म करने से क्या होगा, कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, है ना। जैसे मान लो आपके पास में बर्फ है ना बेटा, ये बर्फ है, तो बर्फ के कण कैसे पास पास में है, बर्फ के कण कैसे बेटा, बहुत पास में है ना। तो जब आप गर्म करते हो तो गर्म करने पर क्या होगा, आप गर्म कर रहे हो भैया, तो गर्म करने पर हमारे कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। और जब कणों की गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा हो जाती है तो ये अपने आकर्षण बल को, जो अंतराण्विक आकर्षण बल है, उसको तोड़ देते हैं। ठीक है, तो इनका बंधन टूट जाएगा, और जब इनका बंधन टूट जाता है तो ये बर्फ से पानी में बदल जाएगा। इसे कहते हैं पिघलना। तो आपके पास बेटा पिघल जाना ही संगलन कहलाता है। दूसरा गलनांक। गलनांक क्या है, गलनांक वो तापमान है जिस पर कोई भी द्रव क्या हो जाता है, लिक्विड। मतलब कोई गलनांक वो बिंदु है जिस पर कोई भी ठोस पिघल जाता है। तो हम कह सकते हैं कि गलनांक वह निश्चित तापमान है जिस पर कोई शुद्ध ठोस पदार्थ मानक वायुमंडलीय दबाव पर पिघल करके द्रव में बदल जाता है। किस में बदल जाता है बेटा, ये बदल जाता है द्रव में। इसे हम कहते हैं गलनांक। और इस तापमान पर पदार्थ की ठोस और द्रव अवस्थाएं साम्यावस्था में ही होती है। जब कोई ठोस अपने गलनांक पर पहुंच जाता है तो उसे दी जाने वाली अतिरिक्त ऊष्मा का उपयोग उसके तापमान को बढ़ाने के बजाय उस ठोस से बदलने में किया जाता है, और इसे ही हम संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, फिर होता है बेटा आपके पास में जमना या हिमीकरण। हिमीकरण मतलब कि आपने जमा दिया। उदाहरण के लिए आप बर्फ जमाते हो ना, फ्रिज में रखते हो, तो बर्फ जमती है कि नहीं, पानी को फ्रिज में रखते हो और फिर बर्फ जम जाती है, तो इसको बोलते हैं जमना। तो आपने क्या किया, आपने किसी भी द्रव को क्या करा है बेटा, आप लोगों ने किसी द्रव को जमा दिया, पुनः ठोस में डाल दिया। तो हमारे पास में जब किसी द्रव अवस्था से पदार्थ को ठोस अवस्था में बदलते हैं, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं हिमीकरण। और जिस तापमान पर यह होता है उसे कहा जाता है हिमांक। जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ जमती है ना, बर्फ किस पे जमती है, 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ जमती है ना। फिर आता है आपके पास में वाष्पीकरण। वाष्पीकरण वो तापमान है जिस पर आपका पदार्थ मतलब द्रव अवस्था से आप क्या करते हो बेटा, गैस अवस्था में बदल देते हो अपने पदार्थ को। उदाहरण के लिए पानी जो होता है, इसको जब आप बहुत ज्यादा गर्म करते हो, मतलब लगभग 100 डिग्री सेल्सियस उबालने पर पानी बेटा वाष्प में, भाप में बदल जाता है। क्या पानी भाप में बदल जाता है ना, तो गर्म करने पर पानी भाप में बदल जाता है। तो भाप जो है बेटा वो गैस अवस्था है। तो तुमने क्या किया, तुम्हारे पास पानी को इतना गर्म कर दिया कि तुमने उसको गैस में बदल दिया। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं बेटा क्वथनांक। इसे क्या बोलते हैं बेटा, क्वथन कहते हैं। और 100 डिग्री सेल्सियस वह तापमान है जिस पर द्रव उबलता है। द्रव जिस बिंदु पर उबलता है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्वथनांक कहते हैं। तो वाष्पीकरण क्या है, वाष्पीकरण बेटा क्वथनांक बिंदु से धीमे धीमे कणों का वाष्पीकृत होना। फिर बच्चों आपके पास में एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, संघनन। सो बेसिकली जब आपका बेटा जो वाष्प है और वो वाष्प क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है।
वाष्प का ठंडा होना। तो वाष्प जब ठंडी हो जाती है तो वो द्रव में बदल जाती है। उदाहरण के लिए बादल, बादल क्या होते हैं? पानी की भाप होते हैं। तो जब बादल ठंडे होते हैं तब बारिश होती है, ये बात पता है सबको। तो बादल क्या है बेटा? पानी की वाष्प है, ऊपर जाती है वायुमंडल में और ऊपर ठंडी हो जाती है। जब ये ठंडी होती है तो क्या होती है बेटा? बारिश होना शुरू हो जाता है। मतलब बादल गैस है और पानी वापस से वो द्रव रूप में आ गए हैं। तो इसे हम लोग बोलते हैं प्रक्रिया को संघनन। फिर बच्चों अगला है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया होती है जिसमें कोई ठोस पदार्थ को आप गर्म करते हो तो वो द्रव अवस्था में ना बदल के बेटा ठोस अवस्था में सीधा, ठोस अवस्था से सीधा वो गैस अवस्था में बदल जाता है। जैसे कि कपूर, कपूर को आपने देखा होगा बेटा, कपूर हो गया, तुम्हारी फिनॉइल की फिनाफ्थलीन की गोलियां हो गई, तुमने कपड़ों में रखने वाली सफेद गोली देखी है ना, फिनाइल की गोलियां, तो फिनाइल की गोलियां देखी होगी बेटा। ये गोलियां कैसी होती है कि वायुमंडल में रखे रखे सीधा ये क्या करती है बेटा? वाष्प में बदल जाती है सीधा। ये क्या करती है? सीधा बिना द्रव रूप में बदले हुए रखे रखे उड़ जाती है। तो क्या इनके पंख लगे होते हैं क्या? नहीं, पंख नहीं लगे, ये अपने आप नहीं उड़ रही बेटा। ये जैसे से गर्म हुई है तो ये द्रव अवस्था में ना बदल के सीधा गैस अवस्था में बदल जाती है। इसे हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ठीक है। अब बच्चों आपको ध्यान रखना है कि भौतिक अवस्था में परिवर्तन दो प्रकार से किया जा सकता है, एक तापमान में बदलकर, एक दाब में परिवर्तन करके। ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है बेटा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, पदार्थ की गुप्त ऊष्मा, है ना। इसी प्रक्रिया में आपको एक चीज समझना होता है बेटा कि जब भी आप किसी पदार्थ को गर्म करते हो तो तापमान परिवर्तन करने से होता क्या? जब आप गर्म करते हो तो गर्म करने से बेटा आपके पास में क्या होता है? कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। ये बात समझ में आ गई कि अगर बर्फ थी तो बर्फ के जो कण है उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, है ना। मान लो ये बर्फ है बेटा, तो बर्फ के जो कण है उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, तो कणों में क्या हो रही है? गतिज ऊर्जा बढ़ती है। गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण क्या होता है बेटा? कण बहुत ज्यादा तेजी से गति करते हैं, तेजी से कंपन करेंगे और ऊष्मा के द्वारा दी गई जो ऊर्जा होती है बेटा वो कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। ध्यान रखना, तुम्हारे पास में जब तुम बर्फ को गर्म कर रहे हो तो बर्फ को गर्म करने पर बेटा बर्फ जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर ही जल अवस्था में उपस्थित होती है और इसी तापमान पर बर्फ, ध्यान रखिएगा बेटा, वो ठोस अवस्था में भी होती है। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी द्रव भी होता है और इसी तापमान पर ठोस रूप में भी होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस बेटा वो तापमान है जहां पर आपका पानी जो है वो बर्फ और पानी जो है बेटा लिक्विड यानी कि द्रव रूप में प्रेजेंट है। अब होता क्या है कि जब आप गर्म कर रहे होते हो बेटा तो आपका जो ऊष्मा है ना वो क्या करती है? तुम्हारी जो बर्फ के कण है वो ग्रहण करती है। तो आपके पास में आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि जब भी हम अवस्था परिवर्तन करते हैं तो अतिरिक्त ऊष्मा को ग्रहण करना पड़ता है। ऑब्वियस सी बात है बेटा, तुम्हारे पास में जो ठोस पदार्थ होते हैं तो ठोस के कणों की ऊर्जा सबको पता है, ठोस के कणों की ऊर्जा है ना कैसी होती है? ठोस के कणों की ऊर्जा बेटा कम होती है। किससे? द्रवों की कणों की ऊर्जा से। ये बात तो हम समझते हैं, है ना। द्रवों के कणों की ऊर्जा से, ये बात मैंने आपको सिखाई है ना। तो द्रवों की कणों की ऊर्जा बेटा ज्यादा है और ठोस के कणों की ऊर्जा कैसी होती है? कम होती है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे किसी भी अवस्था के परिवर्तन के समय ठोस पदार्थ को कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी? जितनी द्रव रूप में प्रेजेंट है। तो बेटा तुम्हारे पास में जो ऊर्जा की मात्रा हम अवस्था परिवर्तन के दौरान देते हैं उसे पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और इस तापमान पे बेटा याद रखना, जब पदार्थ ऊष्मा अवशोषित करता है तो तापमान 0 जो है, तापमान जो है बेटा वो फिक्स हो जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास में क्या होता है बेटा, इस कारण से कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं और एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव और द्रव वाष्पीकृत होकर के गैसों में बदल जाते हैं। तो बच्चों अब आपको समझना पड़ेगा पदार्थ की गुप्त ऊष्मा, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, IMP भाग है ये। तो पदार्थ की गुप्त ऊष्मा वो ऊर्जा है जो किसी पदार्थ की अवस्था को बदलने के लिए, जैसे कि ठोस से द्रव या द्रव से गैस में बदलने के लिए आवश्यक होती है। लेकिन इस स्थिति में तापमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। उदाहरण के लिए आपको एक प्यारा सा एग्जाम्पल देती हूँ। तो जैसे मान लो बेटा आपके पास में यहाँ पे मैं बर्फ को पिघला रही हूँ, यहाँ पे क्या रखी है? आइस रखी हुई है, बर्फ है, बर्फ क्या रखी है बेटा? बर्फ रखी है। तो बर्फ को जब गर्म किया जाता है ना तो बेटा पारा, जो थर्मामीटर होता है, पारे में 0 डिग्री सेल्सियस कुछ समय के लिए फिक्स हो जाता है। यानी मैं गर्म करती हूँ फिर भी तापमान में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे बर्फ जो है वो पिघलना शुरू कर देती है। ठीक है।
वहीं पर जब मैं यहाँ पर बेटा पानी रखी हुई हूँ, तो पानी को जब गर्म कर रही होती हूँ, तो बेटा पानी में जब तक कि तुम्हारे पास में 100 डिग्री आएगा, तो पानी में 100 डिग्री सेल्सियस पर थर्मामीटर क्या कर देगा, फिक्स कर देता है। तो ऐसा क्यों होता है, अब बहुत ध्यान से सुनना। अब बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस पर तापमान फिक्स हो गया, यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब जब बर्फ पिघल रही है तो 0 डिग्री सेल्सियस पे फिक्स हो गया तापमान। वहीं पर पानी जब बच्चों भाप में बदल रहा है तो 100 डिग्री सेल्सियस से पारा एक ऊपर नहीं जाएगा, मतलब वो 101 डिग्री नहीं होगा, 102 डिग्री नहीं होगा, भले ही आप कितना ही गर्म कर लो, जब तक कि एक एक पानी का कण बेटा भाप नहीं बदल जाता, जब तक कि तुम्हारे पास में एक एक कण जो है वो क्या नहीं बन जाता, भाप नहीं बदल जाता, तब तक बेटा तापमान 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा। यानी आपका द्रव जिस बिंदु पर उबल रहा है वो बिंदु वह तापमान है जिस पर पदार्थ अपनी अवस्था बदलता है, और इस समय पदार्थ अतिरिक्त ऊष्मा को क्या कर रहा है, पदार्थ के जो कण है बेटा अपनी गतिज ऊर्जा को बढ़ाने के लिए चोरी कर रहे हैं ऊष्मा की, और इसीलिए इसे हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं, क्योंकि छुपी हुई होती, दिखती नहीं है। वहीं पर बच्चों आपके पास में जब बर्फ को आपने गर्म किया, तो बर्फ को गर्म करने से क्या हो रहा है कि बर्फ के कणों ने, पानी के जो बर्फ के कण हैं उन्होंने ऊर्जा ग्रहण करी ताकि वो काय में बदल सके बेटा, द्रव यानी कि लिक्विड में बदल सके, और इस समय पर इन्होंने क्या करा है, बहुत सारी ऊष्मा को ग्रहण किया है। और इस प्रक्रिया के समय आपका थर्मामीटर का पारा नहीं बदलता, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और जब पूरी बर्फ, पूरी मतलब 100% बर्फ जब पिघल जाएगी बेटा, तब तुम्हारा 0 डिग्री से 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ेगा, है ना। ये बहुत ही तगड़ी चीज है केमिस्ट्री की, जो कि आपको समझनी चाहिए। तो इस प्रकार से बच्चों आपके पास में क्या होता है, हमारे पास में कणों के बीच आकर्षण बलों को तोड़ने या बनाने की जो काम आती है ऊर्जा, उसी को हम लोग कहते हैं गुप्त ऊष्मा, जिससे अवस्था बदल जाती है। अगर गुप्त ऊष्मा नहीं होगी तो अवस्था नहीं बदलेगी, ठीक है। अब गुप्त ऊष्मा 2 प्रकार की होती है, एक पिघलने वाली बेटा, है ना, और दूसरी होती है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। इस पर परिभाषा आती है, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो वह ऊष्मा जो कि एकांक द्रव्यमान को बिना ताप बदले ठोस से द्रव में बदल दे, और वह ऊष्मा जो एकांक द्रव्यमान को बिना ताप बदले द्रव से गैस बदल दे, इसे हम लोग गुप्त ऊष्मा कहते हैं। आपको ध्यान रखना है 2 पॉइंटर्स कि तापमान गुप्त ऊष्मा में हम जब भी आप अवस्था बदलते हो तो याद रखिएगा, अवस्था परिवर्तन के दौरान, अवस्था के परिवर्तन के दौरान बेटा आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जो तापमान होता है स्थिर रहेगा, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, वह यह ऊष्मा अणुओं के बीच के बलों को तोड़ने के लिए खर्च होती है, और बेटा यहाँ पर गुप्त ऊष्मा को हमेशा जूल प्रति किलोग्राम में मापा जाता है। अब आपको चीज समझ में आ गई कि जब हमारे पास ठोस पदार्थ को द्रव में बदलते हैं बेटा, तो ठोस को द्रव में बदलना संगलन कहलाता है। द्रव से वाष्पीकृत होता है तो गैस बनता है, ऊर्ध्वपातित होता है तो सीधा गैस से ठोस, ठोस से गैस। और वहीं पर द्रव को जमाओगे तो वो मतलब द्रव को जमाते हो तो ठोस बन जाता है, और बेटा गैस को ठंडा करते हो तो क्या हो जाता है, वो संघनित होकर के द्रव बनाता है, ठीक है। अब वही दाब बढ़ाकर के कणों को समीप लाया जा सकता है बेटा, इसीलिए आपने देखा होगा एलपीजी सिलेंडर होते हैं, तो एलपीजी गैस जो होती है क्या होती है बेटा, सिलेंडर में भर दी जाती है। तो ये जो गैस होती है आपकी, है ना, उसको क्या करते हो, दबाव डाल के गैस में दबाव आरोपित करते हैं, है ना। तो दबाव आरोपित करने से क्या होगा, गैस के कण पास पास आ जाते हैं। दबाव आरोपित करने से जो कण है वो क्या हो जाएंगे, पास पास आ जाते हैं। तो चूंकि कण बहुत पास पास में आ जाते हैं तो ये बेटा अवस्था अपने आप बदल लेते हैं, वो द्रव रूप में आ जाएगी। अब बात करते हैं बेटा अगला टॉपिक विच इज वाष्पीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही है कि वाष्पीकरण की परिभाषा लिखिए और इसको प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए। तो वाष्पीकरण बेटा एक ऐसी प्रक्रिया है जिनके द्वारा कोई द्रव अपने क्वथनांक से भी कम तापमान पर वाष्प में बदल जाता है। वाष्पीकरण एक सतही परिघटना होती है, तो जल को खुला छोड़ देने पे ये धीरे धीरे वाष्प में बदल जाता है। तो होता क्या है बेटा आपके पास में, सो बेसिकली यह एक सतह की प्रक्रिया है। तो सतह प्रक्रिया मतलब कि क्या होता है समझाती, जैसे मान लो आपने एक बर्तन में पानी भर रखा है, क्या भर रखा है बेटा तुम लोगों ने, एक बर्तन में पानी भर रखा हुआ है। तो जिस बर्तन में आपने पानी भरा हुआ है बेटा, तो बर्तन में क्या होता है, जो पानी आपने भर रखा हुआ है, तो इस पानी के जो कण होते हैं बेटा आसपास के कणों से क्या होते हैं, बंधे होते हैं। तो कण क्या है, आसपास के कणों से कैसे बेटा, इस प्रकार से बंधे हुए। सब लोग देखो कण क्या कर रहे हैं, अपना एक कण आसपास के कणों से बंधा हुआ है। तो जो ऊपर के कण होते हैं, सतह के जो कण है बेटा, है ना, सतह के जो कण होते हैं वो अपने अड़ोसी पड़ोसी कणों के साथ में क्या होता है कि मान लो आपके पास में वातावरण की ऊर्जा है ना, तो ये क्या करते हैं बेटा, ये वातावरण की ऊर्जा को लेंगे, ग्रहण करेंगे,
है ना, तो वातावरण की ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और इनके जो आकर्षण बल होते हैं, जो इनके बीच में जो बंधन होता है वो टूट जाता है और ये बेटा क्या हो जाते हैं, फिर उड़ जाते हैं। बेसिकली ये कण क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, यानी कि ये गैस अवस्था में बदल जाते हैं। तो बेटा जो सतह है, ऊपर ऊपर के जो कण होते हैं वो बार बार गैस अवस्था में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं वाष्पीकरण। ठीक है, तो वाष्पीकरण का मतलब क्या होता है, पानी जो है वो बिना 100 डिग्री सेल्सियस के, मतलब बिना 100 डिग्री सेल्सियस के ही क्या करता है, वो धीरे 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 वाष्प में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को ही वाष्पीकरण या वाष्पन कहते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक 4 होते हैं, सतह का क्षेत्रफल, तापमान, आर्द्रता और वायु की गति। सबसे पहले बात करते हैं सतह का क्षेत्रफल। तो सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने पर आपका वाष्पीकरण बढ़ता है। उदाहरण के लिए बेटा आपको बता देती हूँ, जैसे मान लीजिए कि आपके पास में सतही क्षेत्रफल बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। जैसे कि कपड़े सुखाने के लिए हम उनको फैला देते हैं, आपने देखा होगा कपड़ों को हम कभी भी ऐसे लपेट के नहीं रखते, हम पहले कपड़ों को लेते हैं, झटकते हैं, फिर बेटा उसको फैला के सुखाते हैं। तो फैलाया क्यों जाता है, क्योंकि फैलाने से बच्चों क्षेत्रफल बढ़ गया। जितना ज्यादा क्षेत्रफल रहेगा उतना तेजी से क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। वहीं पर आप लोगों ने देखा होगा बेटा, जब आप कप में चाय पीते हो और अपने प्लेट में चाय पड़ी है ना, जो अपने बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, तो बूढ़े बुजुर्ग प्लेट में चाय पीते, क्यों, क्योंकि प्लेट में चाय जल्दी ठंडी जाती है, होती है ना, तो वहां पर वो जल्दी ठंडी होती है, जबकि आपके पास कप में चाय बहुत लेट ठंडी होती है ना। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाने के कारण बेटा फटाफट से वहां पर क्या हुआ है, वाष्पीकरण हुआ है और आपके पास में जो ऊर्जा है वो आसपास के वातावरण में फैल गई है। अगला फिर बेटा तापमान। तापमान के प्रभाव से क्या होता है, तापमान जब बढ़ाया जाता है तो ऑब्वियस सी बात है, गर्मी के दिनों में पानी जल्दी जल्दी वाष्पीकृत होता है, तालाब सूख जाते हैं, डैम सूख जाते हैं, कुआं सूख जाता है ना, मटके का पानी सूख जाता है। तो पानी कहाँ चला जाता है भैया, तो पानी बेटा क्योंकि तापमान बढ़ा है तो तुम्हारे कणों को फटाफट ज्यादा ऊर्जा मिलेगी, है ना। वायुमंडल का तापमान पहले से बढ़ गया है, तो वायुमंडल का तापमान बढ़ चुका है, तो भैया तापमान बढ़ेगा तो कण जो है फटाफट ऊर्जा ग्रहण करके वाष्प में बदल जाते हैं। तो तापमान में वृद्धि होने से बेटा अधिकांश कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिल जाती है, जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं, है ना। वहीं पे अगला गुण बेटा आर्द्रता। आर्द्रता मतलब कि नमी, इसका मतलब क्या होता है, नमी। तो नमी को ही हम क्या कहते हैं बच्चा, आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, तो नमी बढ़ाने से बेटा क्या होता है, आपके पास में नमी बढ़ाने से वाष्पीकरण कम हो जाता है। मतलब आर्द्रता का आप कह सकते हो, आर्द्रता जो होती है वो वाष्पीकरण के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब क्या है इसका, कि आर्द्रता अगर बढ़ गई तो वाष्पीकरण कम होगा और अगर आर्द्रता का मान कम है तो वाष्पीकरण का वैल्यू बढ़ जाएगा। अर्थात बारिश के दिनों में नमी ज्यादा होती है तो कपड़े जल्दी सूखते हैं कि लेट सूखते हैं, लेट सूखते हैं। क्यों लेट सूखते हैं, क्योंकि पहले से नमी है, तो सूखेंगे कहाँ से, वायुमंडल में पहले से नमी है भैया, तो कपड़े सूखते ही नहीं है। लेकिन गर्मी के दिनों में नमी नहीं होती, फटाफट कपड़े सूख जाते हैं। अर्थात वायुमान हम लोग कह सकते बेटा, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि आर्द्रता में कमी, वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को हम आर्द्रता कहते हैं। तो किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जल वाष्पीकृत होता है। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होती है तो वाष्पीकरण की दर भी घट जाती है। ठीक है, फिर वहीं पे वायु की गति। तो वायु की गति का मतलब बेटा, जब वायु की गति में वृद्धि होती है तो तेज कपड़ों में मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि आपके पास हवा चलती है तो हवा के साथ में क्या होते हैं ना बेटा, पानी के कण भी उड़ जाते हैं। तो यहाँ पर वो वाष्पीकरण कहलाता है कि भैया तो हवा चल रही तेज तेज, है ना। तो घर में जब अपने यहाँ पे बारिश का टाइम रहता है तो घर में पंखों में कपड़े सुखाते हैं। क्यों, पंखों में क्या होगा, हवा चलती है। हवा क्या करती है बेटा, चलती हुई हवा, बहती हुई हवा जो है वो पानी के कणों को वाष्पीकृत कर देती है। अतः फटाफट तुम्हारे पास में पंखे में कपड़े सूख जाते हैं। तो वायु की गति में वृद्धि से क्या होता है बेटा, कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो वायु के तेज होने से जलवाष्प के कण जो है वो क्या कर रहे हैं, जलवाष्प के कण वायु के साथ साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जल वाष्प की मात्रा घट जाती है ना। तो बेटा अब आपके पास में आखिरी टॉपिक है कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता मतलब ठंडक पैदा होती है। जैसे कूलर, आपने देखा कभी कि गर्मी के दिनों में कूलर का यूज करते हैं हम लोग, करते हैं ना। तो कूलर कैसा होता है, कूलर में पानी जो होता है वो बहता होता है। कूलर देखा है सब लोगों ने, तो कूलर में क्या होता है, अगल बगल से पानी बह रहा होता है, तो बहता हुआ जो पानी होता है बेटा वो ठंडा कर देता है। ऐसा कैसे हो गया, जादू? अरे जादू नहीं है, साइंस है इसके पीछे।
तो बेटा सबसे पहले चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो कूलर जो होता है कुछ इस प्रकार से, बीच में पंखा घूम रहा होता है ना, और आसपास से क्या लगी होती है बेटा, इसमें ऐसी जाली लगी होती है, और इस जाली में से क्या होता है, पानी टपक रहा होता है। यही होता है ना, पानी ऐसे ऐसे पानी जो है इसमें से जाली में से टपक रहा होता है। तो ये पंखा क्या करता है, पंखा ना हवा देता है, पंखा घूम रहा है, पंखा हवा दे रहा है, ठीक है। तो पंखा घूम रहा है तो हवा निकल रही है। तो अब क्या होगा बेटा कि मान लो तुम्हारा कमरा है ये, है ना, तुम्हारे कमरे के अंदर क्या है बेटा, गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है। मान लो कमरे में बहुत गर्मी है, तुमने कूलर चालू किया, तो कूलर चालू करने से क्या होगा कि तुम्हारे पास में जो बहता हुआ पानी है वो क्या करेगा बेटा, ये पानी जो है इस कमरे की गर्मी को अवशोषित करेगा। तो ये बहता हुआ पानी क्या कर रहा है, कमरे की गर्मी को अवशोषित करता है, और ये यहाँ से गर्मी को अवशोषित करके वाष्पीकृत हो जाता है। वो क्या हो जाता है बेटा, वाष्पीकृत हो जाता है। तो गर्मी अवशोषित होने से वाष्पीकृत हो गया, तो बेटा गर्मी जो है वो क्या हो गई, कम हो गई। बात समझ में आई कि कमरे की गर्मी से कमरे की जो ऊर्जा है ना, कमरे के अंदर जो अतिरिक्त ऊर्जा है उसको पानी ने अवशोषित करके वो वाष्पीकृत हो गया। तो अब तुम्हारे कमरे में बेटा जो गर्मी थी उसकी मात्रा कम होगी, तो तापमान क्या हो जाएगा, तापमान कम हो जाएगा। ये होता है लॉजिक। मतलब पानी उड़ रहा है तो भैया वो अपने आसपास की ऊर्जा को ग्रहण कर लेता है और वाष्पीकृत हो जाता है, जिससे उस जगह का तापमान कम हो जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट में बच्चों आप लोग कहते हो कि वाष्पीकरण के कारण ठंडक पैदा होती है। तो खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर बेटा वाष्पीकरण होते रहता है, और वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास की ऊर्जा को अवशोषित करते रहते हैं, जिससे बेटा आसपास की ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण ठंडकता हो जाती है। यही चीज मैं आपको समझा रही थी। तो बेटा इसीलिए एसीटोन को हथेली पर रखने से ठंडक का अनुभव होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बेटा आईएमपी है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मान लो ये बेटा आपका हाथ था, है ना, ये आपका हाथ था, ठीक है, ये आपका हाथ है मान लो, ठीक, ये आपका हैंड है, मान लो आपका हाथ है। तो जो हाथ होता है कैसा होता है बेटा, हमारा बॉडी का गर्म हाथ होता है। हमारा हाथ कैसा होता है, गर्म होता है ना, हमारा हाथ कैसा होता है, गर्म होता है, ठीक है। तो भैया हमारा हाथ गर्म है, तो भैया गरम गरम हाथ पे अगर आप एसीटोन डालते हो ना, तो एसीटोन के जो कण होते हैं बेटा क्या करेंगे, फटाफट फटाफट हमारे हाथों की ऊर्जा डाल करके, ऊर्जा ग्रहण करके वाष्पीकृत हो जाते हैं। तो जहां से इन्होंने ऊर्जा ग्रहण करी वहां से क्या हो गया, वहां पे तापमान कम हो जाएगा और हमें ठंडा ठंडा लगता है, और ये कण पूरे के पूरे वाष्पीकृत हो जाते हैं, इसीलिए हमें ठंडा लगता है। इसी प्रकार से गर्मियों में तेज धूप के बाद भी अपने छत पे पानी छिड़कते हैं, क्योंकि तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत पे पानी डालने से क्या करता है बेटा, जल वाष्पीकरण होगा। तो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को क्या कर देती है बेटा, शीतल बना देती है। तो वाष्पीकरण के कारण क्या होता है, शीतलता पैदा होती है। इसी प्रकार से हमारे वायुमंडल में क्या होती है बेटा, जलवाष्प होती है। तो जब आप जब फ्रिज में से आप ठंडा ठंडा पानी निकाल के रखते हो, तो जब फ्रिज में से ठंडा ठंडा कोई पदार्थ आप बाहर निकाल के रखते हो, तो क्या होता है, आसपास की जो भी वायुमंडल की वाष्प होती है, तो वायुमंडल की जो वाष्प है बेटा वो क्या कर देती है, हमारे वायुमंडल की जो वाष्प होती है वो ठंडी हो जाती है, जिससे आपको पानी के ग्लास के ऊपर इस प्रकार से लहरें लहरें दिखाई पड़ती है। लहरें कहाँ से आई, हमारे आसपास की वायुमंडल की जो भी जलवाष्प है वो क्या हो गई है, द्रव रूप में आ गई है। तो यहाँ पर इसीलिए आपको क्या दिखाई पड़ता है, वाष्प की ठंडी ठंडी दिखाई पड़ती है, ठीक है। तो किसी बर्तन में बेटा हम बर्फीला जल रखते हैं ताकि जल्द ही बर्तन की बाहर सतह पे हमें जल की वो दिखती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वायु में उपस्थित जलवाष्प की जो ऊर्जा होती है ठंडे पानी के संपर्क में आकर के कम हो जाती है, और बेटा यह द्रव अवस्था में बदल जाता है, जो कि हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आता है। तो बच्चों अभी आप लोग बिल्कुल थैंक यू तक रुके हो, मतलब कि पूरी क्लास देखी होगी मेरी। तो अगर पूरी क्लास देखी है तो भैया इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं वापस से बता देती हूँ कि आपके लिए बेटा होमवर्क भी तैयार किया जाता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर होमवर्क जो होता है क्लास के नीचे जिस प्रकार से आपको दिख जाएगा, होमवर्क के लिंक पे जब आप लोग क्लिक करोगे बेटा तो आपको एक होमवर्क दिखेगा जो कि यहाँ पे खुला हुआ है, और होमवर्क आपके पास में आएगा। कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, तो जो हमने आज चैप्टर में पढ़ा है उसमें बेटा जितने क्वेश्चन करवाए हैं उसके सही सही नंबर पे आपको टिक मार्क करना है। और जब आप टिक मार्क करोगे तो आपके पास बेटा यहाँ पर स्कोर देखने के लिए लॉगिन करना पड़ेगा, तो आपको नंबर डालना पड़ता है, और जब आप नंबर डालोगे और लॉगिन करोगे तो आपको अपना कितना सही किया है पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों आप लोग क्या कर सकते हो, होमवर्क दे सकते हो। तो विज्ञान का होमवर्क भी बेटा आपको मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा,
ठीक है, और उम्मीद करती हूँ सारे बच्चे अपना होमवर्क अटेंड करेंगे और कितना क्वेश्चन का आंसर आपने सही किया है ये मुझे जरूर बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में बेटा। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।